हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित 17वां मॉडल पेपर आप लोगों को हल कराऊंगी। पिछली वीडियो में 16वां मॉडल पेपर मैंने हल कराया है, जिसमें मैंने गलती से 17वां मॉडल पेपर बोल दिया है, तो 17 मॉडल पेपर अब की मैं हल करा रही हूँ। वो पिछला 16वां मॉडल पेपर ही हल कराया था, केवल बोला गया है 17वां मॉडल पेपर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भामह कस्य संप्रदायस्य प्रवर्तकः? ए रीति संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय, सी है रस संप्रदाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आचार्य भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? अलंकार संप्रदाय के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा रीति संप्रदाय के कौन थे? तो वामन थे। रीति संप्रदाय के कौन थे? वामन। रस संप्रदाय के भरत मुनि। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये कति संप्रदायः प्रसिद्धः? ए 4, बी 6, सी 5, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? 6 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्तस्य मतम अस्ति। ए उत्पत्तिवाद, बी अनुमतिवाद, सी है भुक्तिवाद, डी उपर्युक्त, डी अभिव्यक्तिवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? अभिव्यक्तिवाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और पूछा जाएगा उत्पत्तिवाद के कौन हैं? तो भट्ट लोलट हैं। और अनुमतिवाद के शंकुक हैं। अनुमतिवाद के कौन है? शंकुक। भुक्तिवाद के कौन है? भट्टनायक। और अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः के? ए गुणाः, बी रसाः, सी अलंकाराः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणाः। अगला प्रश्न है, देशभक्ति इत्यत्र को समासः? ए तत्पुरुषः, बी अव्ययीभावः, सी बहुव्रीहि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाताल विजये कति सर्गाः सन्ति? ए 28 अर्थात 28, अष्टादश अर्थात 18, षोडश अर्थात 16, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाताल विजय में 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, काव्यम कत विधम? ए द्विविधम, बी त्रिविधम, सी चतुर्विधम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य द्विविधम होते हैं, पहला श्रव्य और दूसरा दृश्य। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु उपरूपकस्य भेदः नास्ति। यहाँ नास्ति पूछा गया है। ए नाटिका, बी नाटकम, सी षट्कम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाटकम। उपरूपक का भेद नाटकम नहीं है, रूपक का भेद नाटक है, और उपरूपक का भेद नाटिका और षट्क दोनों उपरूपक के भेद हैं। तो नास्ति पूछा गया, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य काव्यस्य उदाहरणम अस्ति। ए कादम्बरी, बी हर्षचरितम, सी दशकुमार चरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गद्य काव्य का उदाहरण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों है, तो कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। और हर्षचरितम आख्यायिका है, यह भी बाणभट्ट विरचित है। दशकुमार चरितम ये दंडी विरचित है। और कादम्बरी बाणभट्ट की है, कथा है। हर्षचरितम आख्यायिका है। अगला प्रश्न है, सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम अत्र विलुप्तम पदम किम? ए भवभूतेः, बी कालिदास, सी विशाखदत्त, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य संयुक्तम कीदृशम काव्यम। ए चंपू काव्यम, बी मुक्तक काव्यम, सी खंड काव्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गद्य पद्य दोनों रहता है चंपू काव्य में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु उपरूपकस्य प्रकारः विद्यते। ए अंकः, बी भाणः, सी भाड़िका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाड़िका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरूपक के प्रकार। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श इत्यस्य रचनाकारः कः। ए भामह, बी वामनः, सी दंडी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो काव्यादर्श के रचनाकार कौन है, दंडी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्ये न्यूनतम अति न्यूनतम कति सर्गाः अपेक्षन्ते। ए अष्टादश अर्थात 18, बी 12 अर्थात 12, सी है 8, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। कम से कम महाकाव्य में 8 सर्ग होने चाहिए। और अगला प्रश्न है, महाकाव्ये कीदृशः नायकः भवेत्। ए देवता, बी कुलीन क्षत्रिय, सी धीरोदत्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकाव्ये अंगिरसः भवति। ए शान्तः, बी वीरः, सी सिंगारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महाकाव्य में तो तीनों रस पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धम नाटकम किम। ए मुद्रा राक्षसम, बी महावीर चरितम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, न हि रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते इति कस्य कथनम। ए विश्वनाथस्य, बी भरतस्य, सी मम्मटस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भरतस्य। अगला प्रश्न है, रूपक उपरूपकम इति कस्य भेदद्वयम्। ए दृश्य काव्यस्य, बी है श्रव्य काव्यस्य, सी नाटकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक और उपरूपक जो है दृश्य काव्य के भेद हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरणस्य एक उदाहरणम् अस्ति। ए महावीरचरितम, बी हर्षचरितम, सी लीला मधुरकम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कस्य कथनम इति इतिहास प्रसिद्धो भवति। ए महाकाव्यस्य, बी भाणस्य, सी प्रकरणस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाव्यस्य। अगला प्रश्न है, सूक्ति मुक्तावली इत्यस्य लेखकः अस्ति। ए कल्हड़ा, बी जल्हड़ा, सी बिल्हड़ा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सूक्ति मुक्तावली किसकी रचना है, जल्हड़ की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्हड़ा। अगला प्रश्न है, सारिपुत्र प्रकरणे कति अंकाः सन्ति। ए 10, बी 8, सी 9, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सारिपुत्र प्रकरण में 9 अंक हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 9 अंक। अगला प्रश्न है, नीलकंठस्य पुत्रः अस्ति। ए माघः, बी भवभूतिः, सी भारवीः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भवभूति। अगला प्रश्न है, आतपत्र इति कस्य कवेः उपाधि। ए बाणभट्टस्य, बी भासस्य, सी भारवेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवेः, भारव की उपाधि आतपत्र है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्रे विदर्भ इति निवास स्थानम अस्ति। ए राजशेखरस्य, बी भवभूतेः, सी भारवेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखरस्य। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु भवभूतेः गोत्रम वर्तते। ए वत्स या वात्स्यायन, बी कुशिक, सी काश्यप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा गोत्र है भवभूति का? काश्यप। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काश्यप गोत्र। अगला प्रश्न है, कालिदासः कस्य संप्रदायस्य कविः अस्ति। ए विष्णु संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी शैव संप्रदाय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कालिदास किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण मिश्र राज्याश्रय प्राप्तवान। ए अवंतिवर्मन, बी कीर्तिवर्मन, सी यशोवर्मन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कृष्ण मिश्र किसके आश्रयदाता थे? कीर्तिवर्मन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य प्रिय रसः कः। ए शान्तः, बी वीरः, सी श्रृंगारः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, भर्तृहरेः प्रियतमं छन्दः किम्। ए शार्दूल विक्रीडित, बी वसंतिका, सी उपजाति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भर्तृहरि का प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य प्रिय अलंकारः वर्तते। ए विरोधाभासः, बी श्लेषः, सी परिसंख्या, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, भास कवेः मुख्य रीति का। ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी लाटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य रचना वर्तते। ए मुकुटताडिकम, बी कादम्बरी, सी हर्षचरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट की तीनों रचनाएं हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु गद्यकारो अस्ति। ए कालिदासः, बी माघः, सी दंडी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गद्यकार कौन है? दंडी हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु शाकुंतलस्य पात्रम् अस्ति। ए कण्वः, बी गौतमी, सी सोमरतः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तीनों अभिज्ञान शाकुंतलम के ही पात्र हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारते दुर्योधनस्य पत्नी अस्ति। ए भानुमति, बी सानुमति, सी रानीमति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दुर्योधन की पत्नी कौन है? भानुमति। और ये सानुमति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की माता जो रहती हैं उनकी प्रिय सखी रहती है सानुमति, जो शकुंतला को लेके स्वर्गलोक जाती हैं। अगला प्रश्न है, धारा नगरी राजधानी आसीत। ये भर्तृहरे, बी राजभोजस्य, सी शूद्रकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भर्तृहरि और राजा भोज की राजधानी जो है धारा नगरी थी, भर्तृहरि और राजा भोज। और शूद्रक की राजधानी कहाँ है? विदिशा, जो वेत्रवती नदी के किनारे पे विदिशा नगरी है, वह जो है शूद्रक की राजधानी रहती हैं। तो अगला प्रश्न है, शिप्रा नद्याः तटे का नगरी स्थित है। ए विदिशा, बी धारा नगरी, सी उज्जैनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शिप्रा नदी के तट पे कौन सी नगरी थी? उज्जैनी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रमः कस्मिन् नदी तटे विद्यते। ए मालिनी नदी तटे, बी गोदावरी तटे, सी तमसा नदी तटे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम था। और पूछा जाएगा मालिनी नदी के किनारे किस ऋषि का आश्रम था? तो ऋषि कण्व का आश्रम मालिनी नदी के किनारे था। और गोदावरी नदी के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम था। गोदावरी के किनारे किस ऋषि का आश्रम? अगस्त। अगला प्रश्न है, कुशिक गोत्रो उत्पन्नः कवि अस्ति। ए भवभूति, बी कालिदासः, सी भारवी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारव कुशिक गोत्र के थे। और अगला प्रश्न है 10 रूपकेषु परिगणिता अस्ति। ए दुर्मिल्लिका, बी बीथी, सी विलासिका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 10 रूपक में परिगणित पूछा गया है, तो बीथी को परिगणित किया गया है और दुर्मल्लिका और विलासिका यह उपरूपक हैं। अगला प्रश्न है अधो अंकेतेषु पंचनाट्य संधीनां प्रकारः न अस्ति पूछा गया है। ए विमर्शः मुखम, बी निर्वहणम प्रतिमुखम, सी गर्भ, डी उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? डी। अगला प्रश्न है साहित्य शास्त्रे अर्थ प्रकृतयः कति भवन्ति। ए 5, बी 60, सी 74, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अर्थ प्रकृतियाँ साहित्य शास्त्र में कितनी है? 5 हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु उपरूपकस्य उदाहरणम् अस्ति। ए प्रियदर्शिका, बी सौगंधिका हरणम, सी कर्पूरमंजरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? डी। प्रियदर्शिका यह नाटिका है जिसमें 4 अंक हैं। और कर्पूर मंजरी यह षट्टक है। क्या है? षट्टक है, इसमें भी 4 ही अंक हैं। और सौगंधी का हरणम यह जो है व्यायोग है और इसमें 1 अंक है। अगला प्रश्न है नाटकस्य प्रारंभः भवति। ए मंगलाचरणेन, बी नांदी पाठेन, सी भरतवाक्येन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। मंगलाचरण या नांदी पाठ एक ही चीज़ है। मंगलाचरण को ही नांदी पाठ बोला जाता है। मंगलाचरण नांदी पाठ जो है शुरुआत में होता है और भरतवाक्य जो है अंत में होता है। नाटक के अंत में भरतवाक्य से नाटक का अंत होता है। अगला प्रश्न है संस्कृत वाङ्मयस्य प्रथमं गीतिकाव्यम् अस्ति। ए मेघदूतम, बी ऋतुसंहारम, सी गीत गोविंदम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतुसंहारम। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु नाटिकायाः उदाहरणम् अस्ति। ए विध्वशाला भज्जिका, बी प्रियदर्शिका, सी रत्नावली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अब पूछा जाएगा प्रियदर्शिका में कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं और रत्नावली में भी 4 अंक हैं। अगला प्रश्न है मणिपुष्पकम् इति नाम्ना प्रसिद्धः शङ्खः कस्य अस्ति। ए श्रीकृष्णस्य, बी नकुलस्य, सी सहदेवस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मणिपुष्पक किसकी शंख का नाम था? सहदेव का। अब जान लीजिए कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। और नकुल के सुघोष। और जान लीजिए अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। भीम के शंख का नाम पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय और सहदेव के शंख का नाम दिया ही हुआ है मणिपुष्पक। कृष्ण के पांचजन्य, नकुल के सुघोष। अब अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु एकांकी नाटकम् अस्ति। ए शर्मिष्ठा ययाति, बी कंदर्प केली, सी समुद्र मंथनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? ए शर्मिष्ठा ययाति एकांकी नाटक है। और कंदर्प केली ये जो है एकांकी है, यह प्रहसन है। क्या है? नाटक प्रहसन है ये। और समुद्र मंथन यह समवकार है। समुद्र मंथन समवकार है और यह 3 अंकों में विभक्त है। कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक हैं। और एक चीज़ यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समुद्र मंथन में पूछा जाएगा कितने नायक हैं। तो समुद्र मंथन में जो है नायक 12 नायक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समुद्र मंथन में 12 नायक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है
संस्कृत व्याकरणे स्वरस्य गणना कस्मिन् प्रत्याहारे भवति? ए हल प्रत्याहार, बी अच प्रत्याहार, सी अल प्रत्याहार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर की गणना जो है अच प्रत्याहार में होती है और व्यंजन की गणना हल प्रत्याहार में होती है और अल प्रत्याहार में पूरे वर्ण आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिला के अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्शादि त्रिधा विभाजनम केषां भवति? ए व्यंजन वर्णाम, बी है स्वर वर्णाम, सी है हल वर्णाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजन वर्णाः सन्ति? ए छ, बी ज्ञ, सी त्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संयुक्त वर्ण तीनों को बोला जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारं गणना वर्तते? ए ककारस्य, बी हकारस्य, सी लकारस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हकारस्य वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार आए हैं। अगला प्रश्न है हस प्रत्याहारे कति वर्णाः भवन्ति? ए 20, बी 32, सी 34, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हस प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओ और औ इत्यनयोः उच्चारण स्थानम अस्ति? ए कंठतालु, बी कंठोष्ठम, सी दंतोष्ठम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। अगला प्रश्न है स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्नः केषां भवति? ए स्वराणाम, बी ऊष्माणाम, सी है स्पर्शानाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शानाम। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे बाह्य प्रयत्नानां संख्या का? ए 5, बी 12, सी 11, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अगला प्रश्न है निष्ठा संज्ञक प्रत्ययंत पदस्य उदाहरणम अस्ति? ए भुक्तः, बी पाठः, सी भुक्तवान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है सुप प्रत्ययानां संख्या निश्चितम अस्ति? ए 18 अर्थात 18, बी 21 अर्थात 21, सी है 24 अर्थात 24, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुप प्रत्यय के अंतर्गत कितने आते हैं प्रत्यय? तो 21 और वही तिंग पूछा जाएगा तो 18। अगला प्रश्न है संधिकार्ये अनिर्वर्त्यत्वं भवति? ए निष्ठा, बी संहिता, सी योग्यता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संहिता। अगला प्रश्न है रवीसः इत्यत्र कः संधि? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे रविधन ईसा बराबर रवीसः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है हरेव इत्यस्मिन् पदे केन सूत्रेण संधि कार्यं भवत्? ए एंगि परिरूपम, बी एंगः पदान्तादत्, सी हस्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगः पदान्तादत् सूत्र से हरेव सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है समर्थः पद विधा कस्मिन् संदर्भे कथितः? ए संहिता विषय, बी कारक विषय, सी समास विषय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समास विषय। अगला प्रश्न है समान अधिकरण तत्पुरुषस्य अपर नाम किम? ए व्यधिकरण तत्पुरुष, बी केवल तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कारकम इति पदे कौ प्रकृत प्रत्ययो अस्तः? ए क्री धन णमुल प्रत्यय, बी क्री धन अक, सी है क्री धन णउल प्रत्यय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो कारक में क्री धन उल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुक्ते कर्तिकारके का विभक्ति भवति, ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है रमा शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति, ए रमासु, बी रमासु, सी रमायाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रमासु। अगला प्रश्न है निर्धन राजा से धन मांगता है इति वाक्यस्य सम्यक संस्कृत अनुवादः विद्यते, ए निर्धना राज्ञा धनम याचति, बी निर्धनः राजानं धनम याचते, सी है निर्धना राजात धनम याचति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्धना राजानं धनम याचते। अगला प्रश्न है दा धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने किम रूपम, ए दद्यात्, बी दद्यात्, सी दद्यातम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दद्यात्। अब यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है 71 नंबर से 76 नंबर प्रश्न तक। तो गद्यांश है महर्षे आरूढ़ेः पुत्रः श्वेतकेतु आसीत् 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरूढ़ी उवाच, हे श्वेतकेतोः गुरुः प्रति अच्छ अध्ययनार्थं यतः सौम्य अस्मत्कुलीनः अनित्य न भवति इति सः पुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षीयः अभवत् तावत् सः सर्वान् अधीत्य पितुः सकाशम् अगच्छत्, सः च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धतस्वभावः अभवत्। एवं भूतं पुत्रं दृष्ट्वा पिता उवाच, हे श्वेतकेतुः कः ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः, येन त्वं कुलान् अनुरूपम् उद्धतः असि, जानासि किं तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुत भवति। अमतं मतम् अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति एतद् अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा पृच्छति कथम् इति। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ के उत्तर देना है। उद्धत स्वभावः कः अभवत्, ए उपाध्यायः, बी श्वेतकेतुः, सी आरूढ़ी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन था, श्वेतकेतु जो है उद्धत स्वभाव का था। अगला है मन्यमानः इत पदे प्रत्ययः अस्ति, ए सत्र, बी अनियर, सी सानच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है उवाच इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति, ए श्वेतकेतु, बी आरूढ़ी, सी त्वम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आरूढ़ी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पितुः सकाशम आगच्छत् इत्यत्र पितुः विभक्ति अस्ति, ए पंचमी, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है पितु में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गच्छ इति क्रियापदे लकारा अस्ति, ए लोट, बी लिट, सी लट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गच्छ में लोट लकार का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उद्धत स्वभावः पदे समासः अस्ति, ए तत्पुरुषः, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उद्धत स्वभाव में बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है 77 नंबर से 80 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। तो पहले गद्यांश देख लेते हैं। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वेषां भाषा अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रम् आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदास इदानीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य
प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इदानीम् उल्लेखनीयानि संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यायाः अमृत अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। आम् ते सत्यं कथयन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति एतेषु ग्रन्थेषु। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। अब यहाँ से प्रश्न दिया हुआ है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम् अस्ति। ए विमानशास्त्रं, बी विश्व प्रसिद्धम, सी चरक सुश्रुतयोः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरक सुश्रुतयोः में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, मनुष्य समाजस्य परिष्कारः केन भविष्यति। ए संगणकप्रयोगेण, बी विज्ञानेन, सी संस्कृत भाषा पाठनेन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा पाठनेन। अगला प्रश्न है, चरक सुश्रुतयोः योगदानं कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। ए चिकित्साशास्त्रे, बी संगीतशास्त्रे, सी काव्यशास्त्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्रे। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य योगदानं कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। ए समाजशास्त्रे, बी वास्तुशास्त्रे, सी गणितशास्त्रे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आर्यभट्ट का योगदान किस शास्त्र में है, गणित शास्त्र में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 80 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।